नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी समय बीत गया। बीत इसलिए गया कि थोड़ी-सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ थीं, तो क्लास का ब्रेक आ गया, पर आज से अपन इस ज़ख़ीरे को वापस शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, है ना? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उत्पादन संभावना वक्र। उसके बाद फिर अपन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की समस्याओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हिंदी में बोला जाता है उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, पहले तो हम ये समझें कि पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। तो बेसिकली दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन बताने वाला कर्व जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उनको बताने वाला कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उत्पादन संभावना वक्र होता है। ठीक है, कि पीपीसी विल शो द वेरियस combinations of two commodities which can be produced under full employment and optimum utilization of resources। ठीक है, कि अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो और रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, तो ऐसी कंडीशन में दो गुड्स के जो भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उनको बताने वाला कर्व क्या कहलाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ठीक है, अब इसको बनाया कैसे जाए? तो हम सबसे पहले लेते हैं कॉम्बिनेशन। पहली चीज हम लेते हैं कॉम्बिनेशन, दूसरा हम लेते हैं एक्स कमोडिटी और दूसरी हम लेते हैं वाई कमोडिटी। ठीक है, एक्स कमोडिटी मैंने कहा ए, कॉम्बिनेशन मैंने कहा ए बी सी डी और ई। इधर मैंने कहा 0 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं एफ, 5 तक ले लेते हैं, सॉरी 5। अब बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, तो एक्स को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वाई हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो मैंने वाई को 15 से डिक्रीज करके सपोज 15 से डिक्रीज करके 14, क्या डिफरेंस है 1 का, इसको हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने किया 2 का डिफरेंस तो 12 हो गया, 3 का किया तो 9 हो गया, 4 का किया 5 हो गया, 5 का किया 0। अब इसको अगर मैं मिला देता हूँ, मैंने कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। तो 0 जब है तो इसका प्रोडक्शन है 15 यूनिट का, 1 पर इसका प्रोडक्शन है 11 यूनिट का, 2 पर है प्रोडक्शन 12 यूनिट का, 3 पर है प्रोडक्शन 9 यूनिट का, 4 पर है प्रोडक्शन
5 यूनिट का और 6 पर है प्रोडक्शन 0। इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये जो कर्व बना ये कर्व कहलाता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, यहाँ आ जाएगा एक्स कमोडिटी, यहाँ आ जाएगी वाई। तो दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन बताने वाला कर्व जो फुल एम्प्लॉयमेंट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के केस में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है इसी से रिलेटेड MOC, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में जो भी कमी की जाती है उसका रेशो क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ठीक है, द रेशो ऑफ डिक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू increase in the units of other commodity is called marginal opportunity cost. ठीक है, एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में जो भी कमी की जाएगी उसका रेशियो क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। अब इसको निकाले कैसे? तो मैंने पिछली वाली टेबल ली थी, आपको ध्यान हो तो मैं एक बार इसको वापस लेके जाता हूँ। दैट वाज योर टेबल। अगर ये सेलेक्ट हो सकती है तो अपन इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको हमने कॉपी कर दिया। अब हम उठा के ले आते हैं इसको यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेस्ट कैसे हुई समझ नहीं आई। चलो वापस करते हैं एक बार ट्राई। दैट इज, ओए ये क्या हुआ? तो हमने कॉपी किया, ये पेस्ट कैसे होगा यहाँ पे? आई थिंक दैट इज पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ अपन निकालते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOCXY कहलाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ तो हमने कोई सेक्रीफाइस किया ही। जैसे ही हमने इसको एक से बढ़ा के 0 से बढ़ा के 1 किया तो इधर हमने कितने का सेक्रीफाइस किया है? 1 यूनिट का। तो दैट इज 1:1। यहाँ 1 से 2 बढ़ाया तो हमारा सेक्रीफाइस है 2 का, तो 2:1। यहाँ पे 3 का, तो 3:1, एंड दैट इज 4:1, एंड लास्ट 5:1। तो एक को बढ़ाने के लिए दूसरी में जो भी कमी कर रहे हैं उसका रेशियो या उसका अनुपात क्या कहलाता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। इसको निकालने कैसे? तो इसको निकालने का तरीका क्या है? हमने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया और उस पर पास पास 2 पॉइंट डाल के एक टेंजेंट लाइन इस पर खींच दी। ठीक है, ये ए पॉइंट यहाँ पे ले लिया, बी पॉइंट मैंने यहाँ पे, दैट इज ए एंड दैट इज बी। ये y1, ये y2, ये x1 और ये x2। इसको मैंने लिखा डेल्टा x, इसको लिखा इसको लिखा डेल्टा y, एंड दैट इज डेल्टा x। एक ट्राइंगल बना C। इसको हम नाम दे देते हैं ZZ1। तो मैं कहता हूं MOC विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ZZ1 लाइन, ये बराबर होता है tan थीटा के। ठीक है, तो tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो MOCXY विल बी इक्वल टू
टेन थीटा की वैल्यू हो गई AC अपॉन CB, और AC की वैल्यू है डेल्टा वाई, BC की वैल्यू है डेल्टा एक्स। तो आपका एंड रिजल्ट आया MOC XY इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये चीज हमेशा बराबर होती है MOC XY इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, and which is equals to MC of X, marginal cost of X divided by marginal cost of Y. तो एंड रिजल्ट आ जाएगा MOC XY will be equal to marginal cost of X divided by marginal cost of Y. ठीक है, तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फॉर्मूला बनता है MOC का, दैट इज MC of X divided by MC of Y, या marginal cost of X divided by marginal cost of Y. ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये आपकी डिसाइड करके देती है कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप कैसी हो। ठीक है, अब इसके तीन कंडीशन हो सकती हैं सीधी सीधी, या तो एमओसी बढ़ती है, या एमओसी कांस्टेंट रहती है, या एमओसी डिक्रीज होती है। बाय डिफॉल्ट एमओसी बढ़ती है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कंडीशन है। अगर एमओसी, इफ MOC XY increases, then PPC will be concave to the origin. ओरिजिन कैसा होगा? इस शेप में होगा। ठीक है, अगर, और मैंने अभी कहा कि बाय डिफॉल्ट एमओसी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है ना। तो पहली कंडीशन क्या है कि एमओसी अगर डिक्रीज इंक्रीज होगी तो पीपीसी विल बी कॉन्केव टू द ओरिजिन। सेकंड बात पे आते हैं, इफ एमओसी remains constant, then PPC will be a straight line. ठीक है, अगर एमओसी कांस्टेंट हो जाएगी तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन कि अगर एमओसी कांस्टेंट रही तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक, थर्ड कंडीशन, इफ MOC XY decreases, then PPC will be convex to the origin. तब ये कैसा हो जाता है? ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन सीधी सीधी सी हैं कि अगर एमओसी डिक्रीज हुई तो पीपीसी हो जाएगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, एमओसी कांस्टेंट है तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एमओसी अगर इंक्रीज होती है तो पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, अब कुछ पीपीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें अपन और पढ़ते हैं, देन फिर आगे बात करेंगे। पहली चीज, एनी पॉइंट inside PPC will show either unemployment or underutilization of resources। ठीक है, दो चीजें शो करता है, या तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करता है, या फिर वो शो करता है किसको? अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है आपका, इसका नाम मैंने PP1 रख रखा है। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट है, ये यहां पे भी हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी हो, तो दिस विल शो आइदर अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या शो करेगा?
या तो ये शो करेगा अनएम्प्लॉयमेंट को, या ये शो करेगा और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को। इन दो में से कोई एक चीज ये शो करता ही करता है, ठीक है। या तो फुल एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, और या फिर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? सेकेंड थिंग, एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीसी विल नहीं कहेंगे हम इसको, कैन नॉट बी अचीव्ड विद प्रेजेंट रिसोर्सेज। So it will be called unattainable point। इसको अपन क्या कहेंगे? अनअटेनेबल पॉइंट, जिसको प्रेजेंट रिसोर्सेज से अचीव नहीं किया जा सकता। हमने कहा कि जब हमने इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रखी और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया, तब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर हम पहुंचे। अब कोई पॉइंट है जो यहां से भी बाहर है, मान लिया इस पॉइंट पर, यहां पर, तो इसको हम अपने करंट जितने रिसोर्सेज यूज थे उनको यूज करके तो हम यहां पहुंचे हैं। अब इसके लिए रिसोर्सेज कहां से आएंगे? नहीं है हमारे पास में, नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि एक अनअटेनेबल पॉइंट है जिसको हम प्रेजेंट रिसोर्सेज से अचीव करने की सिचुएशन में नहीं। क्लियर हो गई ये बात? तो कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के बाहर होता है वो करंट रिसोर्सेज से अचीव नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज अनअटेनेबल पॉइंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट थिंग, any movement from one point of PPC to the other point of PPC is called trade off। का मतलब समझिए कि भाई साहब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर मैंने 3 पॉइंट ले रखे, ए बी और, या मैं बी से सी पे जाऊं, बी से ए पे जाऊं, ए से बी पे जाऊं, बी से सी पे जाऊं, सी से ए, या ए से सी पे जाऊं, किसी भी एक पॉइंट के ऑफ पीपीसी से अगर इकोनॉमी दूसरे पॉइंट ऑफ पीपीसी पर जा रही है तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ पीपीसी टू द अदर पॉइंट ऑफ पीपीसी इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट पार्ट, if there is balance growth of resources in the economy, then EPC will shift upward। ठीक है, अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेस की बैलेंस ग्रोथ होती है तो आपका पीपीसी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है,
बैलेंस ग्रोथ का मतलब दोनों सेक्टर्स में सेम ग्रोथ, एक्स में भी और वाई में भी। इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में अगर ग्रोथ होती है और सेम होती है तो पीपीसी आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, इफ देयर इज अनबैलेंस growth of resources in the economy, then PPC will rotate rightward, either on x-axis or on y-axis। ठीक है, या तो वो रोटेट हो जाएगा एक्स एक्सिस पर इस तरीके से, अगर ग्रोथ एक्स में होती है वाई में नहीं होती है। ठीक है, एक्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन वाई की प्रोडक्शन कैपेसिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर ये वाई पर चेंज होता है, मतलब वाई में ग्रोथ होती है, तो देन दिस विल मूव लाइक दैट। अब जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी वो वाई की बढ़ेगी लेकिन एक्स में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है भैया कि अगर बैलेंस ग्रोथ होती है तो पीपीसी शिफ्ट होता है और अगर अनबैलेंस ग्रोथ होती है तो पीपीसी रोटेट होता है। ठीक है, आइदर वो एक्स एक्सिस पे हो सकता है या फिर वो वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे तब होगा जब एक्स में ग्रोथ होगी और वाई एक्सिस पे तब होगा जब वाई में ग्रोथ होगी। तो अनबैलेंस ग्रोथ का नतीजा रोटेशन होता है और बैलेंस ग्रोथ का नतीजा हमेशा शिफ्ट इन पीपीसी होता है, अपवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी होता है, जबकि अनबैलेंस ग्रोथ का नतीजा इकोनॉमी में राइटवर्ड रोटेशन होता है। आइदर इट कैन बी ऑन एक्स एक्सिस और इट कैन बी ऑन वाई एक्सिस, दोनों में से किसी एक्सिस पर रोटेशन हो सकता है। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट बात करते हैं, इफ देयर इज मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज in the economy, then PPC will shift leftward। अब वो कैसे चला जाएगा? वो ऐसे चला, ठीक है, ये नतीजा कब होगा? जब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। कब? जब मैसिव डिस्ट्रक्शन हो। मैसिव डिस्ट्रक्शन ऐसे नहीं कि 10-20 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, ना, सुनामी आ गई, 1,50,000 लोग निपट लिए। ठीक है, या मैं कहूं कि युद्ध हो गया, वॉर हो गया, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन होती है जहां पे मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है रिसोर्सेज का, तो ऐसी सिचुएशन में आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रॉब्लम, लास्ट बात करते हैं, पीपीसी से रिलेटेड ये आखिरी पॉइंट है, उसके बाद हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात कर लेंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि इफ मतलब वो कहते हैं ना कि अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है इकोनॉमी में, अगर गवर्नमेंट इज रनिंग सम एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, देन पीपीसी विल नेवर शिफ्ट। ठीक है, इफ एम्प्लॉयमेंट increases in the economy due to employment generation program, then
economy will move from a point inside PPC to a point on PPC। अगर कोई इकोनॉमी इस तरह की सिचुएशन में है, मान लिया इकोनॉमी यहाँ है, ठीक है, और सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाए, सरकार ने रोजगार बढ़ाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो इकोनॉमी है या तो ये जाएगी यहाँ ए पॉइंट की तरफ, या ये मूव करेगी बी पॉइंट की तरफ, या ये मूव करेगी सी पॉइंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट की तरफ इकोनॉमी मूव कर सकती है। या तो एक्स का प्रोडक्शन, वाई का प्रोडक्शन कांस्टेंट रहे, एक्स का बढ़ा के एम्प्लॉयमेंट बढ़ा लिया जाए, दोनों का बढ़ा लिया जाए, वाई का बढ़ा लिया जाए, एक्स का कांस्टेंट। तो इनसाइड पीपीसी कोई पॉइंट से ऑन पीपीसी किसी पॉइंट पर इकोनॉमी मूव करना शुरू कर देगी अगर इकोनॉमी में मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाता है थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम चलाती है और उससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, तो फिर ये सीधी सीधी कहानी हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात रही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। अब इसके बाद अपन बात करना शुरू करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स बेसिकली फेस करनी होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स बताई किसने? सेंट्रल प्रॉब्लम्स 2 लोगों ने बताई, सैमुएल्सन एंड नॉर्डहाउस। नॉर्डहाउस इन दोनों ने बताई, ठीक है, कि हर इकोनॉमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है या कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना होता है। इनको अपन क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स राइज होने के 2 कारण हैं। कॉजेस क्या है? नंबर 1, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पहला कारण सेंट्रल प्रॉब्लम रेज होने का। और सेकंड रीजन है रिसोर्सेज हैव देयर ऑल्टरनेटिव यूज। इन 2 कारणों से इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम जनरेट। पहली कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज को मल्टीपली यूज किया जा सकता है, यानी कि उसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। इस वजह से इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है क्या प्रोडक्शन किया जाए। इसका सीधा साधा मतलब है कि विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एंड इन व्हाट अमाउंट दे शुड बी प्रोड्यूस्ड। व्हाट गुड्स should be produced in the economy and in what amount they should be produced। ठीक है, किस अमाउंट में प्रोडक्शन करना और क्या करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि भाई ये सिचुएशन, यहाँ पे मैंने बटर ले रखा है, यहाँ पे मैंने गन ले रखी है, तो मैं ए बी सी डी और ई इनमें से कौन से पॉइंट पे प्रोडक्शन। अगर मैं ए पे प्रोडक्शन करता हूँ तो बटर का प्रोडक्शन 0 है, गन का प्रोडक्शन हो रहा है सारा का सारा। बी पे गन का प्रोडक्शन ज्यादा, बटर का कम है। सी पे बटर और गन दोनों बराबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। डी में बटर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, गन कम प्रोड्यूस हो रही है। और ई में सारा का सारा प्रोडक्शन बटर का हो रहा है।
गन का प्रोडक्शन 0 हो गया। तो हमें पहली प्रॉब्लम यही डिसाइड करनी है कि ए आउट ऑफ ए बी सी डी एंड ई ऑन विच पॉइंट वी विल प्रोड्यूस। इसका मतलब इन दोनों में से कौन सी गुड प्रोड्यूस करनी है और कितने अमाउंट में करनी है, ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो फर्स्ट अगर कैपिटलिज्म में बात किया जाए तो सिंपल सी कहानी है, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी कि डिमांड और सप्लाई से सॉल्व करेंगे। अल्टीमेटली प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना। तो जिस चीज को प्रोड्यूस करने से प्रोड्यूसर के प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड कर रहा है, उस कमोडिटी का प्रोडक्शन किया जाएगा ज्यादा और दूसरी का किया जाएगा कम। अगर कंज्यूमर बटर मांगता है तो बटर प्रोड्यूस करो, और प्रोड्यूसर गन मांगता है, आतंकवादी बन गया है, तो फिर गन का प्रोडक्शन करो। सिंपल सी बात है। क्यों? अपना एक सूत्रीय ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट कमाना। क्लियर? सोशलिज्म की जब बात आती है तो फिर भाई साहब गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस commodity in order to increase welfare। ठीक है, जिस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने से वेलफेयर बढ़ता है उस कमोडिटी का प्रोडक्शन ज्यादा करा जाएगा। अगर शांति का टाइम है तो बटर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा क्योंकि उससे वेलफेयर बढ़ेगा, और वॉर टाइम है तो गवर्नमेंट गन का प्रोडक्शन ज्यादा करेगी क्योंकि दुश्मन पे हम बटर तो फेंक के मारेंगे नहीं, तो हमें गन ही मारनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम गन का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। क्लियर हो गई बात? दूसरी जो प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है उसका रिलेशन है टेक्नोलॉजी से। इट मींस हाउ का मतलब कैसे प्रोडक्शन किया जाए। इट मींस विच टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? विच टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड। ठीक है, एग्जांपल मैंने वापस यहां लिया, यहां मैंने लेबर इंटेंसिव कमोडिटी ले रखी है, या मैंने कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी ले रखी है। प्रॉब्लम मेरी ये है, मैं ए पे प्रोडक्शन या मैं बी पे प्रोडक्शन करूं। इसका मतलब मैं लेबर इंटेंसिव कमोडिटी का ज्यादा प्रोडक्शन करूं या कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करूं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? तो अगर कैपिटलिज्म है तो सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कोई दिमाग। जस्ट फॉर अ मिनट, कैपिटलिज्म की स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गई। यहां पे हम काम में लेते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम आ रही है उसको यूज करो ताकि आपके प्रॉफिट्स क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, और अगर सोशलिज्म का मुद्दा है तो यहां पे लेबर इंटेंसिव कमोडिटी टेक्नोलॉजी will be used to increase welfare in order to through employment generation। ठीक है, सरकार का एकमात्र ऑब्जेक्ट है वेलफेयर बढ़ाना, तो सीधी सी बात है भैया, सरकार उस कमोडिटी को उस टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करेगी जिससे वेलफेयर बढ़े, और वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बढ़ता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस तरह की इकोनॉमी के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज
ज्यादा किया जाएगा एज कंपेयर टू द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है सोसाइटी के किस ग्रुप के लिए आप प्रोडक्शन करने वाले हैं। आइदर नेसेसिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और दूसरा क्या कह सकते हैं अपने, लग्जरी शुड बी प्रोड्यूस फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कि विच गुड्स, सॉरी, फॉर विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। ठीक है, अब इसमें सीधी सीधी कहानी है, वही बात, या तो नेसेसिटीज फॉर पुअर सेक्शन और लग्जरीज फॉर रिच सेक्शन, वही ए या पे करें या बी पे। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सिंपल सा है, अगर हम जा रहे हैं कैपिटलिज्म पे तो अगेन हम काम में लेंगे प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म का सीधा साधा मतलब है कि भैया जो सेक्शन ज्यादा डिमांड करता है उसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर गए। अगर पुअर सेक्शन नेसेसिटीज की डिमांड ज्यादा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नेसेसिटीज का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाए, और अगर रिचर सेक्शन लग्जरी की डिमांड ज्यादा कर रहा है तो उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए लग्जरीज का प्रोडक्शन ज्यादा अमाउंट में किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस फॉर दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी which has higher demand। ठीक है, जो ज्यादा डिमांड कर रहा है उसका कर दो। दूसरा, सोशलिज्म में मेनली गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस necessities in order to increase welfare of the people। ठीक है, तो ये तीन मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती है। पहली व्हाट टू प्रोड्यूस है, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस है, और तीसरी फॉर होम टू प्रोड्यूस है। तो ऐसे करके टोटल मिला के हम तीन प्रॉब्लम्स देखते हैं, और उन तीनों के सॉल्यूशन मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज में बता दिया। हालांकि मैंने मिक्स्ड इकोनॉमी का जिक्र नहीं किया क्योंकि उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, कहीं पर सरकार वेलफेयर के अकॉर्डिंगली काम करती है, कहीं प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले लिए जाते हैं। हाँ, एक्सट्रीम साइड पे मैंने दोनों बात आपसे कर ली है कि भाई कैपिटलिज्म है तो क्या होगा, सोशलिज्म है तो क्या होगा। ठीक है, अपार्ट ऑफ दैट हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात कर ली, क्योंकि बिना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझे हम अगर सेंट्रल प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा अन्याय होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को समझना बहुत आसान हो जाता है जब हमें पीपीसी की नॉलेज होती है। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले पीपीसी की बात करी, पीपीसी पूरा हमने समझ लिया, देन उसके बाद फिर हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पे बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी उसमें हम बड़े दो आसान और बड़े पॉपुलर टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। वो हम बात करेंगे डिमांड और सप्लाई पे। ठीक है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई आजकल स्पेशली आरएस में भी आने लग गई, यूपीएससी में भी आने लग गई, मतलब कोर इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स आपके को जीके में भी डाल दिए गए हैं।
तो अगले जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो डिमांड और सप्लाई होंगे। उसके बाद फिर हम नेशनल इनकम और सारी चीज़ें जो टिपिकल टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, उन सारी चीज़ों पर धीरे-धीरे बात करना शुरू करें। ठीक है? तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सलाम, नमस्कार। ठीक है, शुभ रात्रि, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कल चूँकि हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच।